एक इंटेलेक्चुअल कैडर भी है जिसका सोच हाई है, सोचती है, अलग सोचती है। एक बड़ा गैप जो समाज में चला रहा है, 3 तरह का कैटेगरी डिवाइड किया गया है समाज को, निम्न वर्ग, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग। हर हाल में सबसे अधिक अगर परेशान है इस पूरे भारतवर्ष में तो वो है मध्यम वर्गीय। इसके बारे में शायद आज तक ना कोई सरकार सोची है, ना पिछले कोई सरकार सोची थी। गरीब है एकदम, उसका खाना क्या, एजुकेशन क्या, पढ़ना क्या, भैया उठना है, अपना रोजी रोटी पे लग जाना है। उसका समस्या का वो खुद ही समाधान कर लेता है, सरकार थोड़ा बहुत जो भी दे देती है। फंसता कौन है? मध्यम वर्गीय। वो ना इधर का है ना उधर का है। बच्चे को पढ़ाना है तो लोन लेना पड़ेगा, बेटी को ज़्यादा पढ़ा दिया तो परेशानी झेलना पड़ेगा। दहेज भी एक समस्या है आज की डेट में। एजुकेशन, सरकारी स्कूल का पता नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया अभी तक, मैं उस प्रत्याशी को अभी मैं सामने लाऊंगा थोड़ी देर में, जो वो चैनल के माध्यम से बताना चाह रही है, दर्शक को जगाना चाह रही है। मैं बात कर रहा हूं आनंदिता दास, बिल्कुल फ्रेश, कोई बैकग्राउंड नहीं, बड़ा लोग नहीं, मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हैं। और जो समस्या इन्होंने झेला है, जो अनुभव किया है, वो चुनाव के माध्यम से अपने आप को वहाँ प्रस्तुत करना चाहती है। जनता को ये बताना चाहती है कि मैं आप ही की तरह एक बेटी हूँ और अपने दिल से जानो पराए दिल की हाल। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में आप खड़ी हो रही है, इतना बड़ा, और इसमें आप कहाँ पे टिकेंगी? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि एक मध्यम वर्गीय बेटी का सोच इतना बड़ा है। आइए मिलते हैं। जी मैडम, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंदिता दास है। मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ इस बार लोकसभा चुनाव में। और जो सवाल आपने अभी कहा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं आपके बीच खड़ी हूँ। मैं धनबाद की बेटी हूँ, धनबाद की बहू हूँ मैं, और मैं मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ। सच बात बताए तो सालों से पिसते आ रहे हैं हम लोग। क्यों? जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपना समस्या का समाधान खुद कर लेते हैं। निचले वर्ग के लोग हैं उनको गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। हाँ, केंद्र तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। अभी स्थानीय गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धनबाद की जनता इतनी जागरूक है कि वो खुद ही भी समझ सकती है कि कितना स्थानीय जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्ट कर रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि जो पिस रहा है, सैंडविच तो आपने सबने खाया होगा, देखा होगा, सुना होगा। जो बीच में पिसता है ना, वो मसाला होता है। मध्यम वर्गीय परिवार वही मसाला बन के रह गया है जो पिस जाता है बीच में, क्योंकि ना गवर्नमेंट से उतना सपोर्ट उनको मिल रहा है, ना वो उच्च वर्ग के लोग हैं कि अपने समस्या का समाधान उनको खुद मिल जाएगा। तो उनकी समस्या का समाधान उनको खुद ही ढूंढना पड़ता है। बेटे को पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है, बेटियों को दहेज देना पड़ता है। लेकिन हाँ, दहेज के मामले में मैं एक सवाल मैं खुद आपसे करना चाहूँगी कि अगर बेटियों को दहेज दिया जाता है, मतलब वो अब बेटों को खरीद रहे हैं, तो फिर बेटियां ससुराल क्यों जाए? सही सवाल, सही है। देखिए, सवाल करना है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, परंपरा चली आ रही है, चलिए इस बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन दहेज लिया क्यों जाए? क्यों लिया जाए? आप बेटी ले रहे हैं किसी की, आप लक्ष्मी घर ला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दहेज तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। मैं भी शादीशुदा हूँ। एक कपड़े में अपने ससुराल आई थी और बेटी नहीं, बहू नहीं, बेटी बन के रह रही हूँ उनके घर में।
तो ये क्यों नहीं हो सकता है हर एक परिवार में? क्यों नहीं हो सकता है? ये मुझे जानना है। यही जागरूकता मैं लाना चाहती हूँ। बताइए। एक सवाल और बड़ा सवाल है, बोलिए। ये महापर्व है 2024 लोकसभा चुनाव का, और इस पर्व में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। हमको लगता है कि लगभग अरबों रुपया का यहाँ पे सिर्फ अपने प्रचार में लोग खर्चा करेंगे। आप कहाँ टिकेंगी? राम जी जब रावण से लड़ने गए थे, क्या उन्होंने अरबों रुपया खर्च किया था? उनके पास तो सेना भी नहीं थी। लेकिन सेना बनाया ना। हम भी बना रहे हैं। क्या बात। हम भी बना रहे हैं। मेरी सेना होगी धनबाद की युवा, धनबाद का यूथ। नौकरी धनबाद में नहीं है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करके सेल्स की नौकरी कर रहा है, अपने परिवार के लिए वो बाहर नहीं जा पा रहा है। धनबाद में आईटी हब लाना है हमको, ताकि जो बच्चा अभी सेल्स इंजीनियरिंग करके 10-12 हज़ार कमा रहा है, वो महीने का 50,000 60,000 कमाए और अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए। मुझे युवाओं के लिए एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवाएं हैं जो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो हर जगह है, लेकिन धनबाद का एक पर्सनल रेडियो स्टेशन नहीं है। वो भी युवाओं के लिए एक जॉब का, एक नौकरी का, एक कमाई का साधन बन सकता है और धनबाद की और ज़्यादा उन्नति हो सकती है। कई एक वर्षों से देखा जा रहा है भाजपा का ये पैक्ट सीट वोट जिसको बोला जाता है, ये 3 बार पीएम सिंह यहाँ पे सांसद रह चुके। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी का जो आप बात उठाई है, तो ये सही बात है, बेरोजगारी है। और जब भी हम लोग सवाल करते हैं किसी नेता से, तो उनका कहना है कि झारखंड सरकार की देन है। झारखंड सरकार के नेता से पूछते तो सेंट्रल का देन है। तो इस बीच में अगर जनता अगर आपकी सपोर्ट करती है, आपको वोट करती है जी, और अगर जीत दर्ज भी कराती है जी, तो इन दो एक झारखंड सरकार और एक सेंट्रल से आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि पार्टी आपका जो जिस पार्टी से अब लड़ रही है जी, इसका कोई भी नामो निशान झारखंड में नहीं। बिल्कुल। बहुत बार बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े और जीते, और उन्होंने अपनी जिस जगह से वो जीते उस जगह में बहुत सारे बदलाव उन्होंने लाए हैं। पार्टी मैटर नहीं करती है। आपकी जानकारी में होगा कि निर्दलीय से एक सीट था मधु कोरा जी का, जी, जो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया जी। क्या हुआ? देखिए, मैं किसी और 4,000 करोड़ का जी उन्होंने झारखंड में नुकसान कराया। 4,000 करोड़। देखिए, आप बोल रहे किसने नुकसान कराया, किसने फ़ायदा कराया? अगर मैं पास्ट देखने जाऊंगी ना, तो मैं ना फ्यूचर में बढ़ पाऊंगी, ना मैं अपनी सोच को, लोगों की सोच। देखिए, मेरा एक सवाल था मैडम, आप टिक कैसे पाएंगी? मैं वही आपको जो बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नेता नहीं हूँ, मैं धनबाद की जनता का चेहरा हूँ, जो कि मैं केंद्र तक पहुँचाऊँगी उनकी बातें। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि झारखंड सरकार है मेरे ऊपर। अगर झारखंड सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, अगर मैं जीती, अगर धनबाद की जनता ने मुझ पे भरोसा करके मुझे वोट दिया और मुझे जिताया, तो मैं यही बोल सकती हूँ कि अगर झारखंड सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो उतना पावर धनबाद की जनता में है, उतना पावर पूरे धनबाद लोकसभा की जनता में है कि वो झारखंड सरकार के विरुद्ध भी एक्शन ले सकती है। क्योंकि झारखंड सरकार को भी धनबाद की और झारखंड की जनता ने बनाया है, वो खुद नहीं बनी है। तो जनता का पावर सबसे ऊपर होता है। ये लोकसभा इलेक्शन है, किसी की पार्टी का पर्सनल इलेक्शन नहीं। खुद जनता अपना लीडर चुनेगी, ना मैं, ना आप, ना कोई पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बीएसपी, ना कोई निर्दलीय पार्टी, कोई नहीं चुनेगी अपने कैंडिडेट। और कैंडिडेट चुनेगी, आई एम सो सॉरी, कोई नहीं चुनेगी लीडर, चुनेगी सिर्फ और सिर्फ धनबाद लोकसभा की जनता। और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, तो जनता में इतनी ताकत है। एक्चुअली हमारी जनता जागरूक नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है। वो एक सरकार को हिला के गिरा सकती है।
ये धनबाद की, सिर्फ धनबाद की नहीं, पूरे दुनिया की जनता की ताकत है, पूरे भारत की जनता की ताकत है। धनबाद की जनता की इतनी ताकत है कि वो अपने, अगर झारखंड सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा नहीं किया, तो ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की ताकत है कि वो लोग सरकार को भी गिरा दे। किस पार्टी की सरकार बनेगी नहीं पता, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि अगर मैं धनबाद की जनता की प्रतिनिधि के हिसाब से उनकी द्वारा चुनी गई, तो मैं नेता की तरह सिंहासन में मैं नहीं बैठने वाली, क्योंकि नेता सिंहासन में बैठने के लिए होते ही नहीं है। यहाँ पे ना हिंदुस्तान में अभी एक परंपरा बन गया, नेता हो गया तो भाई हम महाराजा हैं। महाराजा कोई नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक के साथ खड़े रह करके हमारी काम करने की जो एक यूथ की, मैं एज अ यूथ मैं क्या चाहती हूँ, मैं सिंहासन में नहीं बैठना चाहती, मैं धनबाद की जनता के दिल में रहना चाहती हूँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनके साथ खड़े रह करके। अगर कोई भी धरना देते हैं, अगर मैं जीती, कोई भी धरना देते हैं, तो मैं हमेशा उस धरना का सबसे पहले कारण जानूंगी। ऐसा नहीं कि किसी भी पक्ष में मैं फैसला ले लूँगी, कारण जानूंगी। अगर मुझे लगा कि हाँ ये कारण सही है और इसका सही कारण के हिसाब से धरना दिया जा रहा है, तो मैं उस कारण को भी निवारण करूँगी। सवाल बहुत है समाज में, और अब समाज को देखना होगा कि मैं कौन सा चेहरा चुनूं जो मेरे लिए काम करे, मेरे हक के लिए काम करे, मेरे बारे में सोचे। ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव अब जो है कुछ और नया रंग ला रहा है धीरे धीरे। प्रत्याशी भी अब हाईली इंटेलेक्चुअल प्रत्याशी का भी एंट्री हो चुका है। अब अंगूठा छाप नेता नहीं चलेगा। समाज को अब बदलाव की जरूरत है, और शायद मीडिया का भी एक मंशा है। मीडिया भी चाहता है कि नहीं, अगर अच्छे नेता, अच्छे प्रत्याशी हो समाज में, तो शायद मीडिया का भी कहीं ना कहीं भला होने वाला है, क्योंकि मीडिया के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बहरहाल एक सोच है, एक सपना है अनिता दास जी का। अब देखते हैं कि इनके ऊपर जनता कितना भरोसा करती है। ये आने वाला वक्त 2024, भरोसा किस पे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ।